अरे आओ 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 देवाशीष, और बताओ तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी कैसी चल रही है? बुरा तो नहीं है। देखो प्रबल, एक शादीशुदा आदमी हमारी मंडली में आए, अभी मोजार्ट के गीत बजाओ, जैसे कि द मैरिज ऑफ फिगारो, इस तरह की धुन बजाओ। ये बीथोवन के दुख भरे गीत अब अच्छे नहीं लगते। शादीशुदा जिंदगी में क्या रखा है? 4 दिन की चांदनी और फिर वही काली रात। लेकिन फिर भी अगर तुम चाहते हो तो यही सही। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चांद पे गीत तो गाते हैं, पर चांद की रोशनी से ज्यादा उन्हें उस पे दाग नजर आते हैं। नृपति भैया, एक सिगरेट दीजिए जरा। हाँ। पता नहीं सिगरेट केस कहाँ छूट गया। अरे देवाशीष, देखना कहीं तुम्हारे घर में तो नहीं छूट गया। वैसे कपिल, स्वर्गीय दुनिया की सैर करते रहोगे तो इंसानी दुनिया में कुछ तो नुकसान झेलना पड़ेगा भाई। अरे ये लो, देखो देखो देखो, हमारे नायक आ गए। मेकअप भी नहीं उतार पाए बेचारे। रुपहले पर्दे के सुजान कुमार को आजकल लोग आसानी से रास्ते में पहचान लेते हैं। ऐसा है क्या? इसलिए मजबूरन सुजान कुमार को मेकअप लगा कर ही निकलना पड़ता है। वाह वाह वाह। फिर से एक और भिखारी के बाद इस बार मजदूर। नृपति भैया, देखा आपने? साही के कांटे का शिकार बना मजदूर। और ऐसी 2 वारदातें हो चुकी हैं हमारे इलाके में। कहाँ जाना है बाबूजी? चलो, कहाँ जाना है? पूरा कोलकाता घूमेगा। हाँ। ठंडी हवा खाएगा। बैठिए। चलो। अच्छा नृपति भैया, ये जो साही का कांटा होता है, इससे किसी इंसान का खून हो सकता है? मतलब टूट जाता होगा ना? नहीं नहीं नहीं, साही का कांटा अगर कमजोर हुआ तो मुड़ सकता है, लेकिन टूटेगा नहीं। और अगर सख्त हुआ तो किसी लोहे की सलाखों की तरह शरीर में घुस जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि किसी मजदूर या भिखारी को मारकर किसी को क्या मिलेगा? देखो, गरीबों में भी तो कंजूस मितव्ययी लोग होते हैं ना। शायद ये भी वैसा ही मितव्ययी इंसान होगा, पैसों के मुझे लालच लगता है ये में। जरूर किसी पागल का काम है। बिल्कुल सही, वरना कोई भी स्वाभाविक व्यक्ति चाकू छुरी के होते हुए साही के कांटे से क्यों हत्या करेगा? सही कह रहे हो। हाँ, सही है। तूने शादी की है क्या? नहीं बाबू, हम गरीब आदमी हैं, शादी नहीं की है। बस किया बाबा। हमको देखो, इतनी उम्र हो गई लेकिन कोई बाल बच्चे ही नहीं है। अरे अरे वो औरत हमको छूने ही नहीं देती है। तो गाली सुनोगे? नहीं, गाली काहे सुनेंगे? तू क्या एक ही आदमी है या दूसरा कोई भी है? नहीं, अकेला हूँ बाबूजी। ये क्या, 2 दिख रहे हैं? एक नहीं 2। जब दिल ही टूट गया, हम जी के क्या करेंगे? हम जी के क्या करेंगे? उल्फत का जिया हमने। हेलो भाभी, आप ठीक से पहुंच गई ना? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? हाँ, घाटशिला में ठंड है क्या? बहुत ज्यादा? अच्छा, अपना ध्यान रखिए। अब क्या करें,
बीदू बाबू की बेटी की शादी है तो जाना ही पड़ेगा। हाँ, कल सवेरे की गाड़ी है। हेलो हेलो, हाँ तबीयत ठीक है। हाँ हाँ, ब्योमकेश आएगा तो बता दूंगा। हाँ, रखता हूँ भाभी। हाँ। तीनों के साथ एक ही हादसा, पहले भिखारी, फिर मजदूर, फिर दुकानदार। और इसके अलावा यह भी नहीं समझ आ रहा कि इतने सारे हथियार होते हुए साही का काटा। रखाल बाबू, मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई गहरी साजिश है। आपको क्या लगता है? भिखारी, मजदूर, दुकानदार, क्या इन तीनों के खून के पीछे एक ही शख्स है? फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है। खैर छोड़िए, ब्योमकेश बाबू कब तक लौटेंगे, आपको कुछ पता है? ब्योमकेश तो एक मिनट है। हेलो, हाँ हाँ जरा रुकिए। रखाल बाबू, आपके लिए। हेलो, व्हाट? हाँ, ठीक है, मैं अभी आया। साही के कांटे का चौथा शिकार अस्पताल में लाया गया है। अच्छा, ब्योमकेश बाबू कब तक लौटेंगे ये भी बता कर नहीं गए। ओहो, अब तक तो आ जाना चाहिए था। पता नहीं कहाँ अटक गया है ये। ये केस तो उलझता ही जा रहा है, हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। देखते हैं। ब्योमकेश! 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 ये क्या कर रहे हो? कौन है ये? अजीब है आप। अरे छोड़ दिया? मुझे माफ कीजिएगा, मतलब मैं। आप मेरे साथ आइए। अरे बात क्या है? ए ब्योमकेश, ये सब क्या है? तुम पहले डॉक्टर के पास चलो। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। नहीं रुको, तुम मुझे ये बताओ कि रास्ते में बिना विरोध किए तुम मार क्यों खा रहे थे? इसे कहते हैं अल्टीमेट सलामी। नसीब अच्छा है कि नाक पर चोट लगी, ज्यादा विरोध शिरोध करने जाता तो मेरी आंखें नोच लेता। अरे वो कार्तिक मस्तान वाला केस, कमर में मस्सा लेकर कहाँ छिपकर बैठा है भगवान जाने। खैर, वो आदमी जिंदा है क्या? चलो ना, अस्पताल में जाकर देख। अरे रुको रुको रुको, तुम इस सब में क्यों उलझ रहे हो? कल तुम्हें घाटशिला जाना है, भाभी वहां पहुंच चुकी है। अरे बिल्ली अगर चूहों से परहेज करने लगे तो कैसे चलेगा अजीत? हाँ, ये जरूर कोई धनी व्यक्ति होगा, है ना? हाँ, लेकिन ये तुम्हें कैसे पता? पहले भिखारी, फिर मजदूर, फिर दुकानदार। अर्थनैतिक पैमाने पर भी कोई धनी व्यक्ति होना चाहिए। चलो चलो चलो। हाँ चलो। नमस्ते, मेरा नाम ब्योमकेश बख्शी है। मैं काम सत्यन्वेशी हूँ। आप देवाशीष बाबू की पत्नी हैं? हाँ। अच्छा, वो क्या जिंदा है? मेहरबानी करके बताइए ना।
मुझसे नहीं होगा। अजीत, अजीत नहीं, बैठो, बैठो। नहीं। जरा ध्यान से सोचो, एक इतना इंटरेस्टिंग केस छोड़कर हम घाटशिला में सत्या के किसी दूर के रिश्तेदार की सगाई या किसी फंक्शन में दावत उड़ाने जाएंगे, ये कोई बात हुई भला? ये बात तुम भाभी से क्यों नहीं कह देते हो? वो शादी तो की नहीं ना, करते तो समझते। देखो, मुझसे झूठ नहीं बोला जाएगा। भाभी से फालतू बात मत करो, बिल्कुल फालतू बात मत करो। झूठी बातें बना बनाकर इतनी कहानी लिखते हो, उसका क्या? दोस्त को बचाने की बात आई तो सत्यवादी हरिश्चंद्र बन गए हो। अजीत, जाओ 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 जाओ, अजीत जाओ, जाकर फोन उठाओ। जाओ 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 जाओ, अरे अरे जाओ, तुम धोती तो फोन छोड़ो। उठाओ। अरे तुम धोती तो जाओ, मैं छोड़ो। तुम्हारी धोती अरे, ठीक कर अरे, दूंगा। धोती अरे तुम फोन उठाओ ना। तो धोती तो छोड़ दो ना तुम। फिर वही बात, धोती मैं लपेटता हूं ना। हेलो हेलो देवर जी, कैसे हो? सब ठीक तो है ना? भाभी, हाँ यहाँ सब कुछ ठीक ही है, लेकिन क्या? वो है ना ब्योमकेश, क्या हुआ उन्हें? उसकी जबान निकल आई। जुबान निकल आई है? मतलब? नहीं, मतलब उसे नशा हो गया। नशा? आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, दरअसल भाभी उसकी अतड़ियां बाहर आ गई हैं। क्या? अरे देवर जी, क्या हुआ? मुझे साफ साफ बताइए ना। रिसीवर का मुंह बंद करो, बंद करो। हेलो बोलो, मुझे अचानक बुखार आ गया है, सिर चकरा रहा है, उल्टी हेलो हो देवर रही है। जी। बोलो, मुझे अचानक बुखार आ गया, चक्कर आ रहे हैं और उल्टी। किससे? मुझे हाँ मुझे। नहीं 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 नहीं, मतलब ब्योमकेश को। अच्छा, दवाई ली है ना उन्होंने? दवाई? हाँ, नींद की गोली लेकर सो गया है वो। ओह, अच्छा सुनिए, इस हालत में आप लोगों को यहाँ आने की जरूरत नहीं। हाँ, यही सही रहेगा, जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं रहती तो आप लोग अनाप शनाप खाकर बीमार पड़ जाते हैं। सोचा था 2-4 रोज यहीं रुक जाऊंगी। बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई है क्या? मतलब मैं क्या अभी चली आऊं? हाँ, आ जाइए। नहीं नहीं, आने की जरूरत नहीं है। आप तो 1-2 हफ्ते तक वहीं पर रहिए। हाँ, वहाँ पर नाचिए, मजे करो, मजे कीजिए। हाँ, ज्यादा परेशानी की बात अच्छा, देखिए आप मुझे उनके बारे में खबर देते रहिएगा देवर जी, और उनका ख्याल रखिएगा। हाँ हाँ, मैं तो हाँ उसका ख्याल रखूंगा, बिल्कुल, मैं उसका दोस्त हूँ। अच्छा, मैं रखती हूँ। चलो, अच्छा हुआ। मैं अस्पताल गया था, दीपा देवी से मेरी मुलाकात हुई थी। मुझे पता था ऐसा कुछ जरूर होगा। अच्छा, कैसे पता था आपको? देखिए विजय बाबू, अगर आपने खूनी को बचाने की कोशिश की तो वो जरूर आपके बहनोई को दोबारा मारने की कोशिश करेगा। क्या आप ऐसा चाहते हैं? देखिए, मुझे सारी बातें पता नहीं है। जितना पता है फिलहाल उतना बोलेंगे तो भी चलेगा। अच्छा ठीक है। तुम्हारी इस समस्या का समाधान मेरे पास है दीपा। मुझे तलाक दे दो। नहीं। क्यों नहीं? क्या तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे इस रिश्ते के बारे में पता नहीं? नहीं। तब तो उन्हें पता होना चाहिए, है कि नहीं? मेरे दादाजी ये सह नहीं पाएंगे। वाह, तो फिर 10वीं पास हो गई। जी हाँ। बढ़िया। मेरी मानो तो और ज्यादा पढ़ाई लिखाई की क्या जरूरत है? लड़की जात ज्यादा पढ़ लिख के क्या करेगी? उससे ज्यादा अच्छा है तुम लोग एक काम करो, एक अच्छा सा लड़का देख के दीपा के हाथ पीले करवा दो, उसकी शादी करवा दो। और सुनो बिटिया रानी, तुम कल से और अकेले अकेले
घर से बाहर मत निकलना, ठीक है? और हाँ, एक और बात, देखना कि लड़का हमारी बिरादरी का होना चाहिए, ठीक है? हाँ पिताजी, मैं देखता हूँ। संध्या, जा जाकर देखा बाबूजी ने दवाई खाई कि नहीं। जा। ऐसा क्यों होता है माँ? दूसरे देश की लड़कियों पे तो इतनी कड़ी पाबंदियां नहीं होती। भैया और बाबूजी के पसंद के लड़के से ही क्यों शादी करनी होगी मुझे? मेरी अपनी पसंद क्या मायने नहीं रखती? अपने दादाजी के सामने खड़े होकर ये सारी बातें कह पाएगी तू? बोलना। मसाला पीस लिए? जल्दी से दे मुझे। क्या बात है दीपा बेटी, आजकल तो तुम मेरे पास आती ही नहीं। सब ठीक तो है ना? दादाजी, मैं तो आज सुबह ही आपके लिए नाश्ता और दवाई लेकर आई थी। अच्छा, तो तुम्हें कुछ कहना है क्या? दादाजी, मैं किसी से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन वो दूसरी जात का है। क्या क्या? मैं भी जिंदा हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम छोटे मोटे घर की लड़की हो? जो जी में आया वही करोगी, वो भी मेरा होते हुए? बोलो, क्या मैं मर गया हूँ? सुनो, कान खोल के सुन लो। तुम उसी लड़के से शादी करोगी जिसके साथ मैं तुम्हारे हाथ पीले करूंगा। समझ रही हो तुम? जाओ, चले जाओ मेरे सामने से। दीपा, किससे शादी करना चाहती है तू? नहीं बताऊंगी, मर भी जाऊं तो भी नहीं बताऊंगी। क्या? अच्छा ये बताओ, दीपा की उम्र क्या होगी? हमारे घर में छोटी उम्र में ही लड़कियों के समझ गया। शादी करवा देते हो ना? तो कैसा लड़का चाहिए? विद्वान, अच्छा दिखता हो, पढ़ा लिखा हो, है ना? असली बात तो आपने कही नहीं, अपनी बिरादरी का होना चाहिए। हाँ, वंश परंपरा का सवाल जो ठहरा। तो तुम लोग तो हो मुखर्जी, तुम्हें तो बनर्जी, चैटर्जी, गांगुली, घोषाल चाहिए होंगे। बारेंद्र ब्राह्मण चलेंगे? नहीं नृपति भैया, आप तो जानते ही हैं, हम अपनी मर्यादा का पालन तो हमेशा ही करते आए हैं। हाँ, पता है। तुम लोग दरअसल कॉकरोच की तरह हो। नहीं समझे ना? ये कॉकरोच इस दुनिया में बहुत पहले आया था। करोड़ों साल पहले से इसका अस्तित्व है। इन करोड़ों सालों में दुनिया काफी बदल गई, लेकिन कॉकरोच वैसे का वैसा ही है। इसीलिए उनकी कोई कदर नहीं करता। वैसे मेरी नजर में एक लड़का है, देबाशीष भट्टो, हमारी मंडली का नया सदस्य है। जानता हूँ। और फिर कैसे हो प्रबल? ओह, तो पहले से जान पहचान है? थोड़ी सी। ओह, तो तुम्हारा प्रजापति प्रसादन कैसा चल रहा है देबाशीष? बाहर तुम्हारे कारोबार के चर्चे सुनने को मिलते हैं। वैसे तुम्हारे भी कुछ कम चर्चे नहीं हो रहे। अभी परसों ही तो रेडियो पे तुम्हारा गाना सुना। वैसे तुम अच्छा गाते हो ये तो पता था, लेकिन अच्छी धुन भी बना लेते हो ये नहीं पता था। देवाशीष, तुम जरा यहाँ। दरअसल ये प्रबल कलाकार आदमी है ना, इसलिए थोड़ा अजीब है। बैठो बैठो, उसकी बातों का बुरा मत मानना। अरे कपिल, आओ आओ आओ, परिचय करवा दूं। ये है कपिल बसु, ये देवाशीष भट्टो। नृपति भैया, आपका टेलीफोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। नृपति भैया, हाँ? मैं चलता हूँ। ये क्या इतनी जल्दी चल दिए? मुझे जरा ऑल इंडिया रेडियो में जाना है। ओह, सचिंद्र बर्मन के साथ मीटिंग है। तब तो जाना ही पड़ेगा। वैसे प्रबल, तुम्हारी पत्नी कैसी है?
आपको पता नहीं होगा, मेरी पत्नी का कुछ महीने पहले स्वर्गवास हो गया। उसे दिल की बीमारी थी। अब उस बीमारी का पता चलते ही अगर 15-16 साल के अंदर ऑपरेशन न करवाया जाए तो मरीज ज्यादा से ज्यादा 20 से 22 साल तक ही जिंदा रह पाता है। और मेरे ससुर जी ने अपनी बेटी की बीमारी की बात छुपाकर मुझसे शादी करवाई थी। खैर, चलता हूं। जा रहे हो क्या? अच्छी धुन बजा रहे थे, गाना तो सुना दो। ऐसा है ना कपिल, मेरा गाना सुनने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। पैसे देकर अगर गाना सुनना होता तो तुम्हारा गाना क्यों सुनता? वो जो हेमंत मुखर्जी नाम के गायक है ना, उनका रिकॉर्ड खरीद के सुन लेता। चलता हूं नृपति भैया। आज मुझे इसका मिजाज कुछ अच्छा नहीं लग रहा। प्रबल का मिजाज तो हमेशा ही 7वें आसमान पे रहता है, पैदाइशी खराबी है। नहीं, उसे ऐसा मत कहो कपिल। कुछ ही महीनों पहले उसकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया है। वैसे ये अपना कपिल लड़का बुरा नहीं है। हाँ, उसमें एक बुराई जरूर है, शादी नहीं करना चाहता। वैसे चोरी छुपे चक्कर जरूर चला सकता है, लेकिन हाँ, उसकी नजर हमेशा ही ऊंचाइयों पर रहती है, आसमान के तारों पर। देवर जी, आधी रात में ये क्या लगा रखा है? आज रात ठीक 11:15 मंगल ग्रह हमारे सर के ऊपर ही होगा। बस वही देखने का इंतजाम कर रहा हूँ। मंगल ग्रह। वैसे तुम्हारे सर पे कौन सा ग्रह सवार है ये तुम ही जानो। अच्छा, गर्मी के कारण अड़ोस पड़ोस के लोग खिड़की खोल के सो रहे हैं। कहीं मंगल ग्रह के बहाने तुम्हारी नजर उनकी खिड़कियों पे तो नहीं है ना? ऐसा हुआ तो घोर अमंगल होगा। उफ, भाभी तुम भी ना जाओ ना, भैया इंतजार कर रहे होंगे। वो तो मेरी सौतन के साथ है, कानून की किताब। उन्हें अभी कॉफी पीने की तलब लगी है। तुम्हें पीनी है क्या? भाभी, इन सब के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। आए बड़े गैलीलियो। ग्रह या ग्रहण भगवान ही जाने। अरे अरे, देख के लग जाएगी। देख रहे हो कितनी ताकत है उसके हाथों में। हाँ तो खड़क बहादुर, तुम तो गांव जाने वाले थे ना शादी करने के लिए? आज जाने वाला था नृपति भैया, अचानक एक तार मिला, वहाँ कुछ गड़बड़ हो गई और शादी की तारीख आगे बढ़ गई। आगे बढ़ गई? अच्छा ही हुआ। मैंने सुना कि कल तुमने मोहन बगान को कड़ी टक्कर दी। गोश्तोपाल के चाइनीज वॉल को पार करके एक टफ पास देकर तुमने गोल दाग दिया। गोश्तोपाल की उम्र हो गई है, शायद अब रिटायर हो जाएंगे। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? हमारे प्रोडक्शन मैनेजर कल तुम्हारा खेल देखने गए थे। वो तुम्हारे बहुत बड़े फैन हैं। चलो बढ़िया है, बढ़िया है। अच्छा देवाशीष, तुम्हें फुटबॉल पसंद है या सिनेमा? मुझे तो दोनों ही पसंद है। खेल के मैदान में और सिनेमा के पर्दे पे आप दोनों को कितनी बार देखा है। अरे अरे अरे, इनसे मिलिए। विजय माधव मुखर्जी। नमस्ते। नमस्ते। देवाशीष भट्टो। ये जो विजय है ना, ये अध्यापक वंश का लड़का है। संस्कृत में MA पास करके अब अध्यापक की नौकरी ढूंढ रहा है। तो तुम लोग मिलके गप्पे मारो, ठीक है? चलो पहलवान, एक और बार हो जाए। 1 2 चलो, 3 चीटिंग मत करना। तो मेरे ख्याल से दूसरा उपाय है कि तुम अपने मायके चली जाओ। जहां अब तक रहती थी वहीं रहो। क्या कहती हो? तो फिर वो लोग मुझे वापस यहीं भेज देंगे। बेकार में लोग कानाफूसी और बातें करेंगे। तो तीसरा उपाय ये है कि तुम रहोगी तो यही, लेकिन हम अलग रहेंगे।
वैसे हाँ, लोक लाज की चिंता तो मुझे भी है, इसलिए हम दोनों को पति पत्नी का नाटक करके रहना पड़ेगा। कर पाओगी ये? हेलो, तुम? नहीं, वो अलग सोते हैं, मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करते। लेकिन इस तरह और कितने दिन? नहीं, तुम्हारा नाम नहीं बताया, कसम जो खाई है। नहीं नहीं, किसी से नहीं कहूंगी। हाँ बेबी जी, खाना खा लीजिए। आप चलिए नकुल भैया, मैं आती हूँ। अच्छा ठीक है। देवाशीष बाबू क्या काम करते हैं? देवाशीष प्रजापति प्रसाधन के मालिक हैं। ओ, प्रजापति प्रसाधन। सगे संबंधी कोई नहीं है? मेरे ख्याल से तो कोई नहीं है। उसके फैक्ट्री के लोग ही उसके परिवार की तरह हैं। देखो दीपा, मैं तुम पे दबाव नहीं डाल रहा फैक्ट्री चलने के लिए। दरअसल फैक्ट्री के कर्मचारी कई दिनों से मुझसे कह रहे थे, तो बस इसलिए। नहीं नहीं, मैं अपनी मर्जी से ही जा रही हूँ। एक और बात, फैक्ट्री में जाकर आपके बदले अगर तुम कहोगी तो बेहतर होगा। समझ रही हो ना मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ठीक है। फैक्ट्री के लोग क्या यूं ही भैया जी से इतना प्यार करते हैं? पूरे साल में फैक्ट्री से जितना कमाते हैं उसमें से वो बस अपने पास सिर्फ 12,000 रुपया ही रखते हैं। बाकी का सारा पैसा वो कर्मचारियों में बांट देते हैं। फैक्ट्री से हर साल कितना लाभ होता है नकुल भैया? मैंने तो सुना है कि करीब 1.5 लाख रुपए तक बच जाते हैं। फूलदान में फूल रखकर पूरे घर को सजाया है, देखोगे? मेरा मतलब देखेंगे?
तो तुम्हें फूल बहुत पसंद है क्या? तो बगीचे का भी शौक रखती हो क्या? मायके में बगीचा था घर की छत पे, गमलों से सजाया था। अच्छा। हेलो। हाँ, सब ठीक है। नहीं, उन्होंने कोई जोर नहीं डाला, लेकिन इस तरह और कितने दिन? चल। शादी के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा तुझ पे। शादी से पहले जैसी थी अब भी वैसी ही है। लेकिन एक बात बोल, नई दुल्हन को तो और गहने पहनने चाहिए ना। वैसे देखा जाए तो तूने ठीक ही किया। कवि गोविंदास ने तो कहा ही है, क्या लाभ सखी वेशभूषा में, पिया पारस मणि जब संग तुम्हारे, अलंकार है सौतन समान। मतलब कभी कभी गहने प्यार के आड़े आ जाते हैं। जा, तू ना बहुत बदमाश हो गई है। तू भी हो जाएगी। शादी के बाद लड़कियां थोड़ी बदमाश हो ही जाती है। अच्छा ये तो बता, पति के साथ कैसी कट रही है? अच्छी। तेरा पति दिखने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन इंसान कैसा है? क्या हुआ? अच्छा, तू क्या दिल खोलकर कभी कोई बात नहीं कहेगी? मैं तो शादी के बाद तुझे सारी बातें बताती थी। सुन, पति के सामने ऐसे गुमसुम बैठी रहेगी ना तो पति तुझे समझ नहीं पाएगा। वैसे भी वो लोग कहाँ समझते हैं। देवशीष बाबू के दोस्त कौन कौन थे? बाकी दोस्तों के बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन नृपति बाबू के दोस्तों में, यानी उनके इलाके में, उनके घर में जिनका आना जाना है, उन सब से देवाशीष की अच्छी दोस्ती है। उनमें से प्रबल, उसे गाना बजाना बहुत पसंद है। अक्सर उसके गीत रेडियो में सुनाई देते हैं। सुजान कुमार फिल्मों में हीरो है, उसने काफी नाम कमाया है। इसीलिए जनाब आजकल घर से भेस बदल कर निकलते हैं। अच्छा, नृपति जी के घर पर बैठक में क्या आप लोग हर शाम मिलते हैं? हाँ। अच्छा, दीपा देवी क्या देवशीष को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर पाई? नहीं, ऐसा नहीं है। दीपा बहुत नरम दिल वाली है। देखिए ना, उस रात जब बारिश में भीगकर देवशीष को बुखार आया था, तब दीपा ने ही तो उसकी देखभाल की थी। हेलो सेन काका, मैं दीपा बोल रही हूँ। हाँ, अच्छा सुनिए ना, मेरे पति की तबीयत जरा अचानक खराब हो गई है। मुझे तो पता भी नहीं इनके डॉक्टर कौन है। आप जरा आएंगे क्या?
घबराओ मत, दवाई लिख देता हूँ मैं, ठीक हो जाओगे। लेकिन तुम्हारा तो हाँ डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। उम्मीद है 2-4 दिन में तुम ठीक हो जाओगे। अच्छा, फिलहाल तुम सो जाओ, मैं कल सुबह ठीक 9 बजे आऊंगा। और हाँ, अपने डॉक्टर को भी बुला लेना, ठीक है? मैं चलता हूँ अब। सेन काका, उन्हें क्या हुआ है? मैं जरा माली को बुला लाती हूँ। दीपा, दरअसल मैं ना अगले रविवार को अपने कुछ दोस्तों को हमारे यहाँ चाय पे बुलाना चाहता हूँ। क्या कहती हो, बुला लूँ? दुकानदार, एक बात पर गौर किया सबने? पहले भिखारी, फिर मजदूर, उसके बाद दुकानदार। हत्यारा क्रम दर क्रम उच्च स्तर की ओर जा रहा है। इसका अगला शिकार कौन होगा? शायद कोई नामचीन फुटबॉल प्लेयर या फिर कोई नामचीन सिनेमा एक्टर, या फिर कोई नामचीन गायक। अरे बस नामचीन लोगों की ही बात क्यों कर रहे हो? ऐसा भी तो हो सकता है कोई विद्वान आदमी हो। हाँ? मेरे साथ चालाकी मत कर। आज जो लोग आए हैं उन्हीं में से किसी के साथ। उसका नाम बोल, नाम बोल। नहीं बोलूंगी। तू नहीं बोलेगी? अच्छा ठीक है, मैं भी देखता हूं। जिस दिन हाथ लगा ना, चौराहे पे ले जाके जूते से मारूंगा, तू देख लेना। क्या काम है? दीपा दी की तबीयत खराब है क्या विजय भैया? तुझे क्या करना है? जा यहां से, जा। विजय भैया, खड़क बहादुर अच्छा फुटबॉलर है ये तो पता है, पर आदमी कैसा है? बुरा आदमी नहीं है, अच्छा आदमी है। लेकिन एक बुराई है, सुना है जुए में बहुत पैसे उड़ाता है। अच्छा, कल क्या देवशीष बाबू नृपति जी के घर गए थे? नहीं।
वाह, नकुल भैया ने आज तो बड़ी अच्छी चाय बनाई है। नकुलदा ने नहीं, मैंने बनाई है। अच्छा, हम्म। वाह, बहुत बढ़िया। सुनो ना, आज मुझे सिनेमा दिखाने ले चलोगे? दीपा देखो, सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए तुम मेरे साथ सिनेमा देखने मत चलो। नहीं, उसलिए नहीं, तुम ही कह रहे थे कि सुजन कुमार की कोई नई फिल्म आई है, ले चलोगे मुझे? हाँ, मैं हेलो, मैं देवाशीष भट्टो बोल रहा हूँ। ओह हाँ, कैसे हो? नहीं, मैं नहीं गया। नहीं, मेरी तबीयत ठीक है, मैं घर में ही हूँ इस वक्त। नहीं, कोई समस्या तो नहीं है, आता हूँ। सुनो ना दीपा, मुझे फिलहाल कहीं बाहर जाना है, मैं आधे घंटे में आ जाऊंगा, ठीक है? बीबी जी, भैया जी कहाँ चले गए? कब लौटेंगे? कब लौटेंगे क्या पता, कहकर गए थे आधे घंटे में लौट आएंगे। आधा घंटा तो कब का हो गया, खाने का समय भी हो गया है। भैया जी तो कभी ऐसा नहीं करते। हेलो, नहीं वो बाहर गए हैं। क्यों? नहीं, किसी से नहीं कहा तुम्हारे बारे में। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। भैया जी तो कभी इतनी देर नहीं करते। हेलो, हाँ, वो जिंदा तो है ना?